गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज। देखो हम लोग पढ़ रहे थे इक्विपमेंट्स इन प्लांट बायो टिश्यू कल्चर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या, पादप ऊतक संवर्धन में कार्य आने वाले उपकरण। हम लोग पादप ऊतक संवर्धन पढ़ रहे हैं और इसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है उपकरण, प्लांट टिश्यू कल्चर। यानी कि इक्विपमेंट्स। कुछ इक्विपमेंट्स हमने पढ़ लिए थे, ऑटोक्लेव, लेमिनार एयर फ्लो, कैलोरीमीटर और इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज। कुछ उपकरण हमने पढ़ लिए थे। जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं देखो बच्चों, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं जिनके बारे में कुछ ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, बहुत हल्के हल्के होते हैं और बहुत ईजीली इनको हम लोग समझ भी सकते हैं। इसके बाद हमारा 5वां नंबर आता है थर्मामीटर का। 4 हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑटोक्लेव, लेमिनार एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज और कैलोरीमीटर, ठीक है, वर्णमिति यंत्र। अब हम अगला पढ़ते हैं थर्मामीटर। देखिए थर्मामीटर क्या है, इसका क्या उपयोग है। सबसे पहले तो यह तापमान को नापने के काम आता है। यूज टू मेजर टेम्परेचर, यूज टू मेजर टेम्परेचर। तापमान को नापने का कार्य जो करता है वह कहलाता है थर्मामीटर, ठीक है। सिंपल सी बात है। तापमान को नापने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता पड़ती है। जहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोगशाला के अंदर, उस लेबोरेटरी के अंदर जहाँ पे कल्चर हो रहा है, संवर्धन हो रहा है, वहाँ पर संवर्धन कक्ष के अंदर या फिर जिस माध्यम के अंदर हम संवर्धन कर रहे हैं उस माध्यम का तापमान, तो इन सभी वस्तुओं का तापमान या स्थान का तापमान नापने के लिए हमें थर्मामीटर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यह थर्मामीटर जो होता है ये नियमित तौर पे प्रयोगशाला के अंदर तापमान को जांचने के काम आता है। तो थर्मामीटर के बारे में इतना सा ही है बस, ये तापमान नापने का कार्य करता है। आवश्यकता क्यों पड़ती है भैया, क्योंकि जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं वहाँ प्रयोगशाला में तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। खासतौर से संवर्धन कक्ष के अंदर तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, जो कि आदर्श तापमान होता है, आइडियल टेम्परेचर होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर होगा। अगर सर्दियां हैं, सर्दियों में बाहर का तापमान जो होता है 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो उस अवस्था के अंदर प्लांट टिश्यू जो कल्चर जो हो रहा है वहाँ पे प्लांट सेल्स में ग्रोथ नहीं होगी, उनमें कोशिका विभाजन नहीं होगा, कैलस नहीं बनेगा, कैलस में आगे डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। अगर तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी में तापमान 50-50 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो उस अवस्था में भी हमारी ग्रोथ जो होगी वो खराब होगी। तो तापमान को नियंत्रित रखते तो है ही है, साथ में साथ नियंत्रण के अंदर जो तापमान हमारा है उस तापमान को लगातार नापने का कार्य थर्मामीटर के द्वारा हम लोग करते हैं। ये होगी बात। अगला है हमारा प्रकाश मापी, लक्स मीटर। इसे हम बोलते हैं प्रकाश मापी। जब भी हम संवर्धन करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि संवर्धन होते वाले जो ऊतक होते हैं उनको एक फिक्स अमाउंट में नियमित अंतराल के अंदर प्रकाश की और अंधेरे की आवश्यकता होती है। जो प्रकाश दिया जाता है उस प्रकाश की मात्रा भी नियमित होनी चाहिए कि कितना इंटेंसिटी का, कितना तेज का प्रकाश उसको मिल रहा है। तो प्रकाश मापी जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता को मापता है, तीव्रता को मापता है। इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि जो लाइट है वो कितनी इंटेंसिटी की है उस समय संवर्धन कक्ष के अंदर, ठीक है। यह उसकी तीव्रता को मापता है। प्रकाश को यह लगभग 100 से 2500 लक्स तक नियंत्रित रखता है। देखिए बच्चों, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये नियंत्रित रखता है, जबकि यह संभव नहीं है, नियंत्रित नहीं रखता, ये केवल मापता है। इसका कार्य क्या होता है, केवल नापना। नियंत्रण रखने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। संवर्धन कक्ष के अंदर ऑटोमेटिक लाइट इस तरह से लगाई जाती है, वहाँ पे लाइट इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये लक्स मीटर जो है ये तो केवल मेजर करता है। 2 तरह का लक्स मीटर होता है। एक तो सिंपल छोटा सा मीटर होता है, एक छोटा सा मीटर होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा
जो बिजली का मीटर होता है या पानी का मीटर जो होता है, एक छोटा सा मीटर होता है, वो आप उसको कहीं भी रख देंगे तो वहाँ पे उसके ऊपर बढ़ने वाली प्रकाश की मात्रा को, प्रकाश की तीव्रता को नाप देगा, उसे लक्स मीटर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक कंट्रोल अगर करना है तो वो लक्स मीटर नहीं होता, या तो कोई बड़ी मशीन होती है, फ्रिज जैसा एक बड़ा चैम्बर होता है जहाँ पे हम संवर्धन करते हैं, तो उस चैम्बर के अंदर ऑटोमेटिक हम सिस्टम मेज़र ऑटोमेटिकली हम डाल के छोड़ देते हैं कि हमें इतना प्रकाश चाहिए, तो उसमें लाइटें होती हैं, वो लाइटें उसी हिसाब से जलती हैं जितना प्रकाश की तीव्रता को हमने उसमें डाला है। वो तो हो गई बात ये। और अगर संवर्धन कक्ष है, संवर्धन कक्ष के अंदर भी इस तरह का एक यंत्र लगा होता है, तो वो पूर्ण रूप से वो लक्स मीटर तो नहीं होता, लेकिन वो उसको आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी को है वो कंट्रोल करके रखता है। लेकिन अब चूंकि आपकी बुक में लिखा है तो आप भी यही मानिए, यह प्रकाश की तीव्रता को मापता है, नियंत्रित रखता है। ये हो गया हमारा क्या, लक्स मीटर। तीसरा हो गया हाइग्रोमीटर। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी। यह नमी की मात्रा को नापता है। देखो ये लिखा है मीटर मीटर मीटर, जो मीटर है वो नापता है, वो कंट्रोल, वो नियंत्रित नहीं रख सकता। आप थर्मामीटर से ये उम्मीद करें कि वो टेम्परेचर को नियंत्रित कर दे, कंट्रोल कर दे। बाहर बहुत भयानक ठंड पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है, और हम ये उम्मीद करें कि वो अंदर टेम्परेचर को हम उसको लगा दें, वो लेबोरेटरी के अंदर टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर दे, तो उसके लिए संभव नहीं है, वो तो केवल मेज़र करेगा। ठीक उसी तरह से लक्स मीटर है, ये मापी है, ये केवल मेज़र करता है। हाइग्रोमीटर है मापी, आर्द्रता मापी, लिखा है आर्द्रता मापी। इट मेजर्स द ह्यूमिडिटी, इट मेजर्स द ह्यूमिडिटी, यानी वातावरण में नमी को मापता है। आर्द्रता मापी, आर्द्रता मापी, आर्द्रता को मापता है, आर्द्रता को मापता है। ठीक है, अब फिर बात आ गई, ये मापता तो है ही नहीं, ये तो केवल मेजर, ये तो मापता है, मेजर करता है, नियंत्रण नहीं करता। किताब में लिखा हुआ है, आपकी जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि ये नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है। नियंत्रण करना इसके लिए संभव नहीं है, ये केवल और केवल मेजर करता है, हमें पता चल जाता है। उसके आधार पे हम संवर्धन कक्ष की जो आर्द्रता होती है उसको हमारे अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। उसको बढ़ाने या घटाने के लिए क्या किया जाता है कि हमें वहाँ पे थोड़ी सी स्टीम छोड़ी जाती है। तो स्टीम छोड़ने से क्या होता है, जो ये होता है, क्या बोलते हैं, आपकी आर्द्रता होती है वो बढ़ जाती है। अगर आर्द्रता ज़्यादा बढ़ गई तो फिर हमें स्टीम को कम करना होता है, तो आर्द्रता कम हो जाती है। ठीक इसी तरह से लक्स मीटर है, प्रकाश मापी है। अगर हमें फिक्स इंटेंसिटी की लाइट चाहिए तो हम उतनी लाइटें जला के छोड़ देते हैं और हम देख लेते हैं कि इतनी, मान के चलो संवर्धन कक्ष के अंदर हमने 5 ट्यूबलाइट जली हुई हैं, तो 5 ट्यूबलाइटों से कितनी इंटेंसिटी की लाइट मिल रही है वो हमें पता चल जाएगा। अब अगर किस इंटेंसिटी बढ़ गई, आवश्यकता से 1000 इंटेंसिटी बढ़ गई, तो एक ट्यूबलाइट बंद कर दो, कम हो गई तो एक एक्स्ट्रा जला दो, तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो इनके ज़रिए हम कंट्रोल तो मैनुअली करते हैं, लेकिन ये केवल मापते हैं। थर्मामीटर है, थर्मामीटर के लिए ये तो केवल टेम्परेचर को मेज़र करेगा, टेम्परेचर को केवल मेज़र करेगा, लेकिन कंट्रोल करने के लिए हमें या तो एसी चलाना पड़ेगा या हीटर चलाना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए हमें या तो एसी चलाना पड़ेगा या हीटर चलाना पड़ेगा। ये कंट्रोल थोड़ी नहीं कर सकता है, ये तो केवल मेज़र कर सकता है। अगर हम देख रहे हैं गर्मी बहुत तेज़ है, लेबोरेटरी के अंदर का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो एसी चलाना पड़ता है। एसी चलाते हैं, जब तक एसी चलाते हैं जब तक कि टेम्परेचर जो है वो इतना ना आ जाए। अगर सर्दी बहुत तेज़ है, बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है या बारिश हो रही है, सर्दी के मौसम में धुंध छाया हुआ है, कोहरा छाया हुआ है और टेम्परेचर बहुत कम पहुँच गया, 0 डिग्री 2 डिग्री तक पहुँच गया, तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए एसी हमें हीटर चलाना पड़ता है। तो ये तो क्या है, आपकी किताब में कंफ्यूज किया हुआ है, लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ फिर से, उससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये तीनों केवल और केवल मेज़र करते हैं, इनका नाम ही मीटर है। मीटर मीन्स टू मेज़र। मीटर का क्या मतलब है, मापना, मेज़र करना। इन तीनों का नाम ही मापी है, तापमापी। थर्मामीटर को बोलते हैं तापमापी, ताप मापी, प्रकाश मापी, आर्द्रता मापी। ये केवल नापते हैं, ये नियंत्रित नहीं करते। ताप मापी तापमान को नापता है, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को नापता है और हाइग्रोमीटर आर्द्रता को नापता है। अब इन तीनों को हम ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। उसमें हमें क्या, इन तीनों को, ये तीनों हमारी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है, नपती भी रहती हैं और कंट्रोल भी होती रहती हैं।
उसके लिए क्या है, देखिए संवर्धन कक्ष में थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे दूं। संवर्धन कक्ष यानी कल्चर रूम क्या होता है, लेबोरेटरी के अंदर एक ऐसा स्थान जहां पर हम संवर्धन करते हैं। वो स्थान चारों तरफ से पैक होता है, शीशे के चैम्बर बना करके उसमें कुछ रैक्स लगा दी जाती हैं, जैसे लाइब्रेरी के अंदर बुक्स रखने की रैक होती हैं, ठीक उसी तरह से वहाँ पे रैक लगा दी जाती हैं। हर रैक के अंदर 1 2 3 आवश्यकता के अनुसार ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं, लाइटें लगी होती हैं। इसके अलावा उस संवर्धन कक्ष के अंदर एक मेन लाइटें भी लगी होती हैं, प्लस वहाँ पे स्टरलाइजेशन करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट भी लगी होती है। जब हम संवर्धन कक्ष का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले उस संवर्धन कक्ष को स्टरलाइज करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइटें भी जला दी जाती हैं। जब अल्ट्रावायलेट लाइट जलाने के बाद 20-25 मिनट तक, जैसे लेमिनार एयर फ्लो के अंदर होता है, 20-25 मिनट तक अल्ट्रावायलेट लाइट, पराबैंगनी लाइटें जो होती हैं वो जला करके छोड़ दी जाती हैं। उसके बाद उनको बंद करके फिर अंदर हम हमारे कल्चर को रख देते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि कल्चर रखने के बाद, करतो तक को रखने के बाद अब लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट को बंद कर दिया जाता है। फिर मेन लाइटें जला दी जाती हैं। रैक्स के अंदर हम हमारे जो ग्लास वेसल्स हैं, जिसके अंदर हमने करतो तक को पोष माध्यम के अंदर रखा हुआ है, उन ग्लास वेसल्स को उन रैक्स में रख देते हैं, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स रखी हैं। हर रैक के अंदर ट्यूबलाइट लगी होती है, ट्यूबलाइट जला देते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एयर कंडीशनर होता है, एयर कंडीशनर रख देते हैं। इसके अलावा ह्यूमिडिटी के लिए वहाँ पे गर्म स्टीम का सिस्टम होता है, जो हल्की हल्की स्टीम वहाँ पे छोड़ता रहता है। कभी कभी जो आर्द्रता होती है वो लगभग उतनी ही बनी रहती है जितनी हम चाहते हैं। रैक्स के अंदर स्टीम लगाने की, स्टीम के लिए पाइप लगे होते हैं, तो उनसे हल्की हल्की स्टीम बनती रहती है, तो आर्द्रता जो होती है वो बनी रहती है। अब बात हो गई ये तो एक था संवर्धन कक्ष के बारे में हमने जान लिया। अगर हमारी जो प्रयोगशाला छोटी है, हमारे सैंपल्स जो हैं वो कम हैं और हमें बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा के अंदर प्रयोगों करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ इंक्यूबेशन चैम्बर आते हैं। एक फ्रिज जैसी छोटी मशीन होती है, बिल्कुल फ्रिज की संरचना की होती है, पैक होती है। जैसे हम उसको खोलते हैं फ्रिज का दरवाज़ा, ठीक उसी तरह से उसके अंदर तीनों चीज़ ये कंट्रोल फॉर्म में रखी जा सकती हैं। सबसे पहला टेम्परेचर ऑटोमेटिक होता है, हम फ्रिज में ऑटोमेटिक डिज़ाइन करके छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक उसमें एंट्री करके छोड़ देते हैं कि इतना इसमें टेम्परेचर हमें चाहिए, तो फ्रिज ऑटोमेटिकली इतना ही टेम्परेचर मेंटेन रखता है। उसमें थर्मामीटर लगा होता है, वो सेंसर के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो टेम्परेचर को कम कर देता है, जैसे टेम्परेचर कम होता है टेम्परेचर को बढ़ा देता है। हो गई बात। लक्स मीटर, उसके अंदर लाइटें लगी होती हैं, जितनी हमने उसके अंदर फीड करके छोड़ दिया, हमने उसमें डाल के छोड़ दिया, प्रोग्राम करके छोड़ दिया कि हमें इतने इंटेंसिटी की, इतने लक्स की लाइट उसमें चाहिए, उसमें उतने लक्स की लाइट उतने पर्टिकुलर पीरियड के लिए। हम मान के चलें कि हमने प्रोग्राम कर दिया कि हमें 2500 लक्स की लाइट, लक्स प्रकाश की तीव्रता को मापने की इकाई, लक्स क्या है, प्रकाश की तीव्रता को मापने की इकाई, तो हमने मेज़र करके हमने डाल के छोड़ दिया कि 2500 लक्स की लाइट हमें 2500 लक्स की लाइट हमें 8 घंटे के लिए चाहिए। उसके बाद हमें बाकी के 24 घंटे अंधेरा चाहिए। 2500 लक्स की लाइट हमें 16 घंटे के लिए चाहिए, बाकी 8 घंटे के लिए हमें अंधेरा चाहिए। तो उसमें ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाता है, 8 घंटे तक लाइट जलेगी, 16 घंटे वो लाइट बंद रहेगी, फिर अगले 8 घंटे फिर जल जाएगी। आपको जलाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप जल जाएगी, प्रोग्राम रहे। तीसरा, आर्द्रता मापी, उसमें नीचे पानी का टैंक भरा होता है, एक रॉड लगी होती है, पानी को गर्म करता रहता है, उससे हल्की हल्की स्टीम निकलती रहती है और वो स्टीम टेम्परेचर भी मेंटेन करती है, साथ में साथ आर्द्रता भी मेंटेन करती है। जितनी आर्द्रता आपने उसमें डाल के छोड़ दी कि हमें इसमें इतनी आर्द्रता की आवश्यकता है, उतनी ही आर्द्रता जो है वो उसमें मेंटेन रहेगी। अगर आर्द्रता बढ़ती है तो स्टीम बनना बंद हो जाती है, आर्द्रता कम हो जाती है तो स्टीम बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वो इंक्यूबेशन चैम्बर बोलते हैं, उसे बीओडी इंक्यूबेटर बोलते हैं, अलग अलग नामों से वो मार्केट में अलग अलग उससे आता है। उसमें सब कुछ कंट्रोल हो सकता है, लेकिन अलग अलग ये तीनों उपकरण केवल नापने के, मेज़र करने के कार्य ही आते हैं और कोई कार्य इनका नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 7 हो गए हमारे। अब हम 8वां पढ़ते हैं। जल आसवन संयंत्र। जल आसवन संयंत्र, वाटर डिस्टिलेशन यूनिट। वाटर डिस्टिलेशन यूनिट ये क्या होती है, ऐसा क्या कार्य होता है? देखिए, जब भी हम बायोलॉजी की प्रयोगशाला के अंदर कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसमें हम सामान्य जल काम में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि सामान्य जल में पहले से ही बहुत ज़्यादा लवण घुले हुए होते हैं।
ठीक है। तो वो सामान्य जल जो है वो हमारे प्रयोग को खराब कर सकता है, उसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा लवण चूंकि घुले हुए हैं, इसलिए हम उस सामान्य जल को हमारी बायोलॉजी की प्रयोगशाला के अंदर कभी भी काम में नहीं लेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखने की है। तो हम क्या करेंगे, हम आसुत जल काम में लेते हैं। कौन सा जल काम में लेते हैं? आसुत जल, यानी डिस्टिल्ड वाटर। आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सामान्य जल जो हम पीने के काम में लेते हैं या हमारे घरों में जो सामान्य जल होता है, उस सामान्य जल के अंदर लवण यानी कि साल्ट्स घुले हुए होते हैं। ठीक है, साल्ट्स घुले हुए होते हैं, यानी कि उसका TDS टोटल डिजॉल्व साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अब दो प्रकार का जल होता है, एक होता है RO, जो हम घर में पानी पीते हैं ना, रिवर्स ऑस्मोसिस RO का पानी, इसमें TDS घटा दिया जाता है। ये TDS को क्या करता है, कम कर देता है, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं करता। ये पूरी तरह ख़त्म नहीं करती। TDS मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड, यानी कि ये टोटल डिजॉल्व साल्ट, यानी कि जल के अंदर कितने घुले हुए साल्ट या लवण उपस्थित हैं, वो कहलाता है TDS। ज़्यादा TDS हमारे पीने के लिए खतरनाक होता है, और बिल्कुल नहीं के बराबर TDS भी हमारे लिए खतरनाक होता है। इसलिए एक फिक्स TDS हमारे पीने के पानी के अंदर होना चाहिए। लेकिन प्रयोगशाला में जब हम कोई काम करते हैं तो हमें बिल्कुल भी TDS की आवश्यकता नहीं होती। हमारा जल पूरी तरह से लवणों से या साल्ट से मुक्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर पादप पूतक संवर्धन की बात करते हैं, आपको थोड़ा और समझ में आएगा जब हम पोष माध्यम बनाने की बात करेंगे। जब हम पोष माध्यम बनाते हैं, संवर्धन माध्यम जब हम बनाते हैं, तो संवर्धन माध्यम के अंदर हम जल के अंदर विभिन्न प्रकार के लवणों को घोलते हैं, और जो लवण घोले जाते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है, माइक्रोग्राम तक या मिलीग्राम तक होती है। तो पहले से ही अगर हम ऐसे पानी में उन लवणों को घोलेंगे जिनमें पहले से ही लवण उपस्थित हैं, तो सांद्रता बढ़ जाएगी, तो हमारे प्रयोग जो हैं वो खराब हो जाएंगे। इसके अलावा कई बार क्या है कि जल के अंदर हम जब भी कोई रसायन घोल करके हम रिएजेंट बनाते हैं, अभिकर्मक बनाते हैं, तो वो जल के अंदर पहले से उपस्थित लवण हमारे रिएजेंट को ठीक से काम नहीं करने देते, उसकी सामान्य प्रक्रिया को रोकते हैं या रोक के रखते हैं। तो अधिकतर केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है और बायोलॉजी में भी ऐसा ही होता है। हम जो जल काम में लेते हैं वो आसुत जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। ये क्या होता है डिस्टिल्ड वाटर? ये माना जाता है कि इसका TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड या साल्ट लगभग 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी कि इस जल के अंदर केवल जल के अणु ही उपस्थित होने चाहिए, कोई और लवण या साल्ट इसके अंदर उपस्थित नहीं होना चाहिए, घुलनशील अवस्था के अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसा जल कहलाता है आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर। तो जल आसवन संयंत्र यानी वाटर डिस्टिलेशन यूनिट आसुत जल को बनाने की एक मशीन होती है जो जिससे कि आसुत जल बनता है। यह मशीन क्या होती है, थोड़ा सा हम इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं। आसुत जल देखो हम घरों में भी काम में लेते हैं। जिन लोगों के घरों में इन्वर्टर लगा हुआ है उनको अपनी बैटरी में डालने के लिए, या फिर जैसे हमारी जो कार होती है या फिर जो किसान होते हैं उनके पास जो ट्रैक्टर होते हैं उनकी बैटरी में डालने के लिए, या फिर बाइक वगैरह की बैटरी में, जब हमारी बैटरी जो होती है ख़राब हो जाती है हम उसे रिचार्ज कराते हैं। बैटरी को चार्ज कराने जाते हैं बाजार में, बैटरी चार्ज करके देता है तो उसमें डिस्टिल वाटर डालता है। तो वो डिस्टिल वाटर इसलिए डालता है क्योंकि साधारण पानी अगर उसमें डाल देंगे, हम हमारे इन्वर्टर की बैटरी में भी अगर साधारण पानी डाल देंगे तो साधारण पानी के अंदर पहले से ही लवण उपस्थित हैं। तो वो लवण क्या करेंगे, इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी है उस बैटरी की प्लेट के चारों तरफ जो रॉड है उनके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और बैटरी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए आसुत जल का प्रयोग उसमें किया जाता है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आसुत जल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला तो आसुत जल ध्यान रखने की बात यह है कि ऐसा जल जिसका TDS 0 है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई लवण या साल्ट उपस्थित नहीं है। ठीक है ना। अब कैसे बनता है, देखो इसके लिए एक असेंबली होती है, एक ग्लास का, और ये ग्लास का बना होता है, शीशे का बना होता है, या फिर ये स्टील का बना हुआ एक छोटा टैंक होता है, टंकी जैसी संरचना होती है। कुछ जो बहुत बड़ी और जो नामी गिरामी लैब होती हैं उनके अंदर बहुत बड़ी असेंबली होती है आसुत जल बनाने के लिए। तो हम उतनी बात तो नहीं कर रहे, हम एक सिंपल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम एक ग्लास की संरचना की बात करते हैं। देखिए एक छोटा गोलाकार, नीचे एक गोलाकार बिल्कुल फुटबॉल के जैसी संरचना का एक
बर्तन जैसा होता है शीशे का, इसके ऊपर एक कांच की मोटी नली लगी हुई होती है, एक कांच की मोटी नली लगी हुई इसमें होती है, ठीक है। इसके अंदर एक रॉड लगी होती है जो कि पानी को गर्म करती है। इसमें एक तरफ पानी का इनलेट होता है, पानी नल से पानी इसमें आता रहता है, ठीक है, नल से पानी इसमें भरता रहता है। अंदर एक ये जो इसके अंदर ये जो बाहरी नली होती है, जो सील होती है, इसके अंदर एक पतली रॉड और होती है, पतली नली और होती है, ठीक है भाई, पतली नली इसमें होती है। ये पतली नली ऊपर से खुली हुई होती है, ये यहाँ से पैक, और पतली नली जो है वो ऊपर से खुली हुई होती है। यहाँ से पानी को निकालने का सिस्टम होता है। यहाँ पर ठंडा पानी डालने की जगह होती है, और यहाँ से इस ठंडे पानी को लगातार निकालने की जगह भी होती है, ठीक है ना, ये ठंडे पानी को। अब देखो होता क्या है, ध्यान से सुनो। इसमें पानी भरा जाता है, ये स्टैंड के ऊपर टिका होता है, यहाँ बिजली से ये जुड़ा होता है, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें पानी भरते हैं, जब पानी भरते हैं तो पानी गर्म होता है, उबलता है, पानी भर के इसको गर्म किया जाता है, रॉड पानी को गर्म करती है, बहुत तेज गर्म करती है, पानी उबलता है, भाप बनता है। वो भाप इस भीतरी नली के अंदर से होकर के गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? भीतरी नली के अंदर से भाप होकर के गुजरती है। दो प्रोसेस होते हैं इसमें। सबसे पहला वाष्पीकरण, सबसे पहला प्रोसेस क्या है? वाष्पीकरण, यानी कि वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का क्या मतलब है कि भाप का बनना, पानी के गर्म होने के बाद भाप का बनना, यह प्रक्रिया कहलाती है वेपोराइजेशन। अब वेपर बन गई, भाप बन गई, भाप इसमें इकट्ठी होती है, भाप इसमें ऊपर चढ़ती है। भाप चूंकि हल्की होती है तो ऊपर उठती है। भाप क्या है? हल्की होती है तो ऊपर उठती है, अपने आप भाप ऊपर उठेगी। जब भाप ऊपर उठेगी तो इस अंदर की पतली नलिका के अंदर भाप इकट्ठी होगी। अब भाप इकट्ठी हो गई तो बाहर से यहाँ से ठंडा पानी अंदर डाला जाता है। भाप गर्म होती है, भाप हल्की भी होती है और गर्म होती है। तो गर्म भाप हल्की क्यों होती है? क्योंकि गर्म होती है। तो गर्म चीज़ हल्की हो जाती है तो ऊपर उठ जाती है, गर्म चीज़ हल्की हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है, ठीक है। अब बाहर से ठंडा पानी डाला जाता है, वो इस बाहर की नलिका में, जो अंदर की नलिका को चारों तरफ से घेरे रहती है, इस तरह से डाला जाता है कि बाहर का ठंडा पानी अंदर के कांटेक्ट में नहीं आता। ये अंदर की नली पूरी तरह से सील पैक होती है जिसमें भाप इकट्ठी होती है, और जो इसके बाहर चारों तरफ से दूसरी नली होती है उसमें ठंडा पानी हमेशा फ्लो करता रहता है। यहाँ से ठंडा पानी चलता रहता है, नीचे से ठंडा पानी निकलता रहता है, ताकि ये पानी भी भाप के संपर्क में आके गर्म ना हो जाए, ठीक है ना। ठंडा पानी इसमें डलता है। अब दूसरा प्रक्रिया होती है, पहली प्रक्रिया तो थी वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन, दूसरी प्रक्रिया होती है कंडेंसेशन यानी संघनन। कंडेंसेशन यानी कि संघनन। पहली प्रक्रिया थी वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन, दूसरी प्रक्रिया होती है कंडेंसेशन यानी कि संघनन। कंडेंसेशन की प्रक्रिया से क्या होता है? जो भाप थी, जो गर्म भाप थी, जब वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आती है, ठंडा पानी इसके तापमान को कम कर देता है। ठंडा पानी इससे कांटेक्ट में नहीं आता भाप के में, लेकिन ठंडा पानी चूंकि बाहर चारों तरफ चलता रहता है तो अंदर उपस्थित भाप का तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने से जो भाप के अणु होते हैं, भाप में होता क्या है? वाटर के अणु, जल के अणु ही तो होते हैं। भाप में क्या होता है? जल के अणु होते हैं। जब जल के अणु एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हो जाते हैं तो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वो कहलाती है भाप। जब जल के अणु एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हो जाते हैं तो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वो कहलाती है भाप। जब जल के अणु एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो वो तरल अवस्था में आ जाता है, जिसे हम पीते हैं। जब जल के अणु एक दूसरे से और पास आ जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से क्लोज हो जाते, टच हो जाते हैं, तो वो बर्फ़ जम जाती है। ये कहानी होती है। अब देखो कैसे इसमें तापमान कैसे नियंत्रित होता है, ये बात ध्यान से समझने की है। जब पानी को गर्म करते हैं, ये हमने पानी को गर्म किया, पानी के अंदर जल के अणु हैं जो पास पास हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तो जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा यानी ऐसी ऊर्जा जो गति से संबंधित है, ऐसी ऊर्जा जो गति से संबंधित है। मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरी गतिज ऊर्जा इस समय 0 है। मैं चलता हूँ तो मेरी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो जल के अणुओं को जब गर्म करते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो जल के अणु गति करते हैं, गति करते हैं तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं तो भाप बन जाती है। अभी दूर दूर हो गए, ये भाप बन गई। हमने किया क्या? ये जो भाप यहाँ बनी, इस भाप को इकट्ठा कर लिया उस ऊपर की पतली नलिका के अंदर। जब वापस से ठंडा पानी डाला जाता है तो ठंडे
या ठंडा होने के बाद, जब ठंडा पानी डालते हैं तो जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा फिर से कम होती है, भाप ठंडी होती है। जब भाप ठंडी होना शुरू होगी, जब भाप को हम ठंडा करना शुरू करेंगे तो भाप के अंदर उपस्थित जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो एक दूसरे के निकट आएंगे और वापस तरल रूप में परिवर्तित होकर बाहर इकट्ठे हो जाएंगे। बाहर एक बर्तन लगा होता है, उसमें हम पानी को इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं। पानी भरते हैं नीचे, इस पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करने से भाप बनती है। भाप क्यों बनती है? जब भी जल के अणुओं को गर्म करेंगे, किसी भी पदार्थ के अणु को गर्म करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणु दूर दूर जाएंगे। जल को गर्म किया तो गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ी तो जल के अणु दूर दूर छिटक गए, दूर दूर छिटक गए तो भाप में परिवर्तित हो गए। भाप क्या है? गैस का रूप है। भाप में परिवर्तित हो गए। भाप में परिवर्तित हुए तो भाप में परिवर्तित होकर भाप इस ऊपर की पतली नलिका में इकट्ठी हो गई। इसके तापमान बहुत ज़्यादा है। बाहर चारों तरफ हम ठंडा पानी इसके ऊपर चला रहे हैं, तो ठंडा पानी चलाने से अंदर तापमान घटना शुरू होता है। जब तापमान घटना शुरू होता है तो जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। गतिज ऊर्जा कम हो जाती है तो वो भाप वापस से जल में परिवर्तित होकर के यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, ये जो पानी हमें प्राप्त होता है इसे हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। इस पानी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। अब बात करो साहब कि यहाँ से जो नल से पानी आया, यहाँ भाप में पानी इकट्ठा किया, आप इसे डिस्टिल्ड वाटर क्यों बोल रहे हो? आसुत जल क्यों बोल रहे हैं? हम क्यों मान के चलें कि इसका TDS 0 है? क्यों है TDS 0? क्योंकि जब पानी गर्म होगा तो केवल जल के अणु का ही वाष्पीकरण होगा, हर अणु का वाष्पीकरण नहीं होता। केवल जल के अणु ही वाष्पीकृत होते हैं। इसमें उपस्थित तमाम प्रकार के जो XYZ साल्ट हैं, लवण हैं, वो सब नीचे बैठे रह जाते हैं। केवल जल के अणु जो हैं, शुद्ध जल के अणु जो हम बात कर रहे हैं, ये इन अणुओं का ही वाष्पीकरण होता है। यही अणु वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाते हैं। फिर इन्हीं जल के अणुओं को ठंडापन के जब मिलता है, जब इनका तापमान कम होता है ठंडे पानी के संपर्क में आने पर, तो कंडेंसेशन होता है, यानी संघनन होता है। संघनन का अर्थ क्या है? कि भाप का वापस से तरल अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। तो केवल इन्हीं जल के अणुओं का कंडेंसेशन होता है, केवल इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, और शुद्ध पानी हमें यहाँ पे मिल जाता है। XYZ प्रकार के सभी लवण नीचे बैठे रह जाते हैं, इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये मिल गया हमें आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर। तो यही डिस्टिलेशन वाटर यूनिट है, वाटर डिस्टिलेशन यूनिट है, जिसको अधिकतर हर केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की लैब में आप लगा हुआ देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। दो प्रक्रियाओं में काम करती है, वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन यानी संघनन। वाष्पीकरण यानी जल को गर्म करके उसको भाप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, और भाप को ठंडा करके वापस जल में बदलना संघनन यानी कंडेंसेशन कहलाता है। यह प्रक्रिया डिस्टिलेशन कहलाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है, ये प्रक्रिया कहलाती है डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारे वाटर डिस्टिलेशन यूनिट। बुक में आपके इतना समझाया हुआ नहीं है, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया। एक एग्जांपल, रिफाइनरीज जो होती हैं जहाँ पे पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है, वो भी इसी प्रक्रिया के थ्रू बनता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा डिस्टिलेशन यूनिट। हम अगला चढ़ते हैं बैलेंस, तुला। नवा है बैलेंस। यानी तुला। क्या है ये? तराजू। ज़्यादा कुछ इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, एक प्रकार का तराजू होता है। बाजार में आप जाओ किसी भी परचूनी की दुकान पे या सब्जी वालों के पास तराजू रखा होता है, वही तराजू है ये, जो हम जब भी पोष माध्यम को बनाते हैं, संवर्धन माध्यम बनाते हैं, तो पानी के अंदर हम मिलाने वाले जो लवण होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो मैंने उस दिन आपको बताए थे, ठीक है ना, सूक्ष्म पोष और जो बड़े मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सभी पदार्थों को हम नाप के मेज़र कर करके डालते हैं, तो उसके लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाजार में परचूनी की दुकान पे, जनरल स्टोर की दुकान पे रखी तुला और उस तुला में फ़र्क होता है जो लेबोरेटरी के अंदर होती है। क्या फ़र्क होता है? वो तुला बड़ा वजन नापती है, ये तुला माइक्रोग्राम या मिलीग्राम तक नापने में सक्षम होती है। ये तुला मिलीग्राम तक नापने में सक्षम होती है। अधिकतर इस तरह की तुला को आप सुनारों की दुकान के ऊपर रखा पाएंगे, जो कि गोल्ड को नापते हैं।
ठीक है, कोई भी सोनार की ज्वेलर की दुकान पे जाओ, वहाँ पे आपको इस तरह की तुला रखी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे 1 मिलीग्राम गोल्ड का जो कीमत होती है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सोनार जो होगा वो तो 1-1 मिलीग्राम तक को नाप के देगा, यानी 1 मिलीग्राम के 50 में 10वें हिस्से को भी 0.5 मिलीग्राम को भी नापने में सक्षम होगा वो तो। ठीक है, इसी प्रकार की तुलनाएं लेबोरेटरी के अंदर होती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें, यहाँ तक कि यहाँ पर जो हमें माइक्रोग्राम तक मेज़र करना होता है। माइक्रोग्राम यानी 1 ग्राम का, माइक्रोग्राम का मतलब होता है 1 ग्राम का 10⁻⁻6 ग्राम, इतना हिस्सा, 1 ग्राम का 10 लाखवां भाग, इतना तक हमको इसमें मेज़र करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब तुलाएँ तराजू होती हैं, बैलेंस होती है, वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होता है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होता है, ताकि वो कम से कम पदार्थ को माप सके, और ज़्यादा को नहीं माप सकता। ज़्यादा ये मापेगा आपका ग्राम में, बस 20 ग्राम या 25 ग्राम तक मापेगा, इससे ज़्यादा अगर आप वजन रख दोगे तो टूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें माप लो साहब 5 किलो मेज़र नहीं करेगा, इतना इसका वज़न नहीं सहन करता। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सेंसिटिविटी होती है, लिखा रहता है हर मशीन के ऊपर 0.01 मिलीग्राम, यानी इतना मेज़र कर सकती है, कम से कम इतना मेज़र कर सकती है। कुछ में लिखा रहता है 0.001 मिलीग्राम, वो इतना मेज़र कर सकती हैं। जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी उतना ही ज़्यादा महंगा, बस फ़र्क इतना है। ये होगा ज़्यादा आपका 2 किलो में 1 किलो तक माप देगा, ये होगा ज़्यादा आपका 50 ग्राम या 20 ग्राम तक ही माप पाएगा। इतनी आवश्यकता के हिसाब से ये बने हुए होते हैं। तो ये होगी हमारी तुला यानी बैलेंस। अगला जो उपकरण है वो बहुत काम का उपकरण है, वो सबको समझ में आना चाहिए कि क्या है, वो है pH मीटर। pH मीटर, pH मीटर क्या है देखें, समझते हैं हम। ये है हमारा उपकरण 10वां, pH मीटर। pH को मेजर करता है, pH को मापता है, pH को मापता है। ये कैसे काम करता है? देखो, सबसे पहले तो हम जो भी हमारा संवर्धन माध्यम बनाते हैं, जो भी हम रिएजेंट्स बनाते हैं प्रयोगशाला के अंदर, उन सबका pH फिक्स रखना होता है। आमतौर पे जो संवर्धन माध्यम हम बनाते हैं उसका pH हम 7.2 के आसपास हम रखते हैं। इतना pH उसका होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा pH होगा तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो हम उसमें pH को नापने के लिए, संवर्धन माध्यम को बनाने के बाद उसमें pH को मापने के लिए pH मीटर का उपयोग लेते हैं। pH मीटर, अब आजकल तो डिजिटल pH मीटर आ गए, जैसे थर्मामीटर होता है, आगे एक छोटा सा सेंसर लगा होता है, पीछे उसमें एक स्क्रीन लगी होती है, उसको हमारे सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो pH को बता देता है कि इसका pH इतना है। पहले के टाइम में जो pH मीटर होते थे, हमारे टाइम में भी वो pH मीटर होते थे, उसमें क्या है, एक छोटी इलेक्ट्रोड होती है कांच की, उस एक छोटे से मशीन के साथ, डब्बे जैसी मशीन के साथ जुड़ी होती है। उस इलेक्ट्रोड को हम जिस सॉल्यूशन के अंदर डुबाते हैं, वो इलेक्ट्रोड उसके pH को नाप करके हमें बता देती है कि इसका pH इतना है। छोटी सी मशीन के अंदर उसकी रीडिंग आ जाती है। तो ये pH मीटर होता है। pH मीटर का काम है pH को नापना, pH को मेज़र करना। क्यों? क्योंकि पोषक पदार्थ होते हैं वो एक खास pH के ऊपर ही वृद्धि करते हैं, इसलिए वो जो कर्तोतक होते हैं वो एक खास pH के ऊपर ही वृद्धि करते हैं। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम पोषक पदार्थों का या संवर्धन माध्यम का pH जो है वो निश्चित रखें, ताकि उसके ऊपर कर्तोतक आसानी से वृद्धि कर पाएँ। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कुछ 7-8 उपकरण और बचे हैं, वो हम हमारी अगली कक्षा में देखेंगे। इसके बाद हम अगली कक्षा में निर्जर्मीकरण, स्टरलाइजेशन टेक्निक के ऊपर आ जाएंगे। लगभग 5 से 7 मिनट हमें उपकरणों के बारे में और लगेगा, फिर स्टरलाइजेशन, निर्जर्मीकरण की प्रक्रिया को हम प्रारंभ करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही ख़त्म कर रहे हैं। वेरी मच थैंक यू।